खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा सरकार ने साल 2021-22 के लिए अपना बजट पिटारा खोल दिया है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने इस बार का बजट पिछले साल की तुलना में 13% अधिक रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का अपना दूसरा बजट पेश किया। बजट टैब के जरिए ऑनलाइन पेश किया गया और इस दौरान सीएम ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को आजादी की 75वीं वर्षगांठ और प्रदेश की जनता को समर्पित करते हुए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन बजट घोषणाओं में दो सबसे बड़ी घोषणाएं जो रही वो थी शिक्षा और रोजगार को लेकर। कोरोना की वजह से डिजिटलाइजेशन के बढ़ते महत्व और जरूरत का असर बजट सत्र और सरकार की घोषणाओं में साफ देखा गया। मुख्यमंत्री ने टैब के जरिए बजट ऑनलाइन पेश किया, तो वहीं शिक्षा के डिजिटल रूप को लेकर बड़ी घोषणा की। सीएम ने बजट में 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करने के साथ सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेस बनवाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार की योजना क्लासरूम के ढांचे का उद्यतन करने का है, जिसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ाई के लिए 700 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया। डिजिटल टैबलेट, डिजिटल कक्षा के लिए यह आवंटन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में सभी श्रेणियों के बच्चों के लिए 9वीं से 12वीं तक शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की। कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए सीएम मनोहर लाल ने कुल 18,410 करोड़ के बजट का ऐलान किया, जो पिछले साल 15,629 करोड़ था। यानी इस बार 17.8% अधिक बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए रखा गया। वहीं बेरोजगारी दर कम करने की प्रतिबद्धता भी सीएम की बजट घोषणा में नजर आई। सीएम ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 के वेतन से नीचे की नौकरियां दिए जाने की उम्मीद जाहिर की। तो आज बात होगी शिक्षा और रोजगार को लेकर की गई मनोहर घोषणाओं पर और इन घोषणाओं से निकलने वाले परिणामों पर। तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणाएं की हैं। शिक्षा का बजट मुख्यमंत्री ने इस बार जो है 18,410 करोड़ का रखा और सबसे बड़ा जो आमूल-चूल कहें कि परिवर्तन लाने की घोषणा यहां पर की गई है शिक्षा के क्षेत्र में वो ये रही कि अब डिजिटल क्लासरूम जो है वो हरियाणा में होंगे। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की है। 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई है उसे मुफ्त करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन वहीं जो विपक्ष है वो इस बजट को लेकर भी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार का ये जो बजट है वो आर्थिक दिवालियेपन की ओर हरियाणा को अग्रसर करेगा, क्योंकि हरियाणा पर लगातार जो है वो कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री ने जो रोजगार को लेकर घोषणाएं की है उसमें कोई खाका जो है वो पेश नहीं किया गया है, वो भी तब जबकि हरियाणा में बेरोजगारी दर जो है देश भर में सबसे ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री को लेकर जो है विपक्ष हमलावर है। इस बजट को लेकर भी विपक्ष ने कहा है कि ये बजट आर्थिक दिवालियेपन की ओर हरियाणा को अग्रसर करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की ये जो दो घोषणाएं हैं इन्हें सबसे बड़ी घोषणाओं के तौर पर माना जा रहा है। तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की गई हैं वो प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को कितना बदलने वाली है, कितना संवारने वाली है, इस पर आज होगी चर्चा। क्योंकि जो पर्याप्त आय के साधन राज्य के पास मौजूद हैं उनसे राज्य सरकार जो है वो कितना अर्जित करेगी और कितना व्यय करेगी। सरकार के पास जो धन है वो किस तरह से कहां से आने वाला है और किस तरह से उसका आवंटन जो है वो होगा, जो बजट में घोषणाएं की गई है वो कितनी पूरी होंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसकी बात करते हैं। चर्चा की शुरुआत हमारे साथ जुड़े हैं
बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी जो कि कुरुक्षेत्र से हैं अक्षय नंदा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़े हैं और उद्योगपति डॉक्टर राजकुमार गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जुड़े हैं आकाश जिंदल, उनसे जानना चाहूंगी। आकाश जी, जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं बजट को लेकर के, इन घोषणाओं को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? जो पर्याप्त यहाँ पर सरकार के पास साधन है उसके आय के, क्या लगता है कि उस आय में सरकार जो है इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करवा सकती है, वो भी तब जब पिछले साल 12,000 के राजस्व का नुकसान जो है सरकार झेल चुकी है? 12,000 करोड़ की, माफ कीजिएगा जी। I'll start that way। देखिए, हर बजट के अंदर दो हिस्से होते हैं। पहला होता है वेलफेयर एंड रिलीफ, राहत। दूसरा होता है ग्रोथ। अब इस बजट को मैंने माइन्यूटली एनालाइज किया मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल ने। तो एनालिसिस के बाद ये है कि जहां तक रिलीफ की बात है, वेलफेयर की बात है, आम आदमी के भले की बात है, ये बजट काफी अच्छा बजट है जी। बट जहां ग्रोथ की बात आती है, इस बजट पे कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। आज की तारीख में हरियाणा को जिस तरह की ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, हरियाणा को जिस तरह की स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, क्या वो ये बजट इन एडवांटेजेस को यूज कर रहा है? इन एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट करके हरियाणा को एक थ्रबिंग एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसके अंदर एक बहुत सारा ग्रोथ जो है पंपिंग किया जा रहा है, जो एक कैटलिस्ट का काम हरियाणा को करना चाहिए था, क्या वो कर रहा है? अब आज की तारीख में देखिए, हरियाणा की ग्रोथ के देखें, गुड़गांव की बात करें, आईटी बीपीओ वहां डेवलप हुआ है, बट वहां मैं किसी भी पार्टी को जो है क्रेडिट नहीं दूंगा, ना ही बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना रीजनल पार्टीज को, बिकॉज गुड़गांव की ग्रोथ में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत बहुत लिमिटेड है। गुड़गांव की अगर डेवलपमेंट हुई है तो ऑटो पायलट मोड पे हुई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण। बाकी जगह अगर एनसीआर में देखा जाए, अब फरीदाबाद है, सोनीपत है, बहादुरगढ़ है, क्या हम उस तरीके से इंडस्ट्री को ला पाए? दूसरी बात आ जाती है पंचकुला है। पंचकुला हैज गॉट लॉट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, बट हैव वी गॉट आईटी एंड बीपीओ इनटू पंचकुला, वेयर एज पंजाब गवर्नमेंट हैज गॉट आईटी बीपीओ इन मोहाली, which is almost the same advantages which Panchkula has got। तो जहां एक इंडस्ट्री की बहुत मेजर ग्रोथ होनी चाहिए थी, इंडस्ट्री को मेजर इंसेंटिव स्टिमुलस होना चाहिए था, वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर इंडस्ट्री को स्टिमुलस देंगे, अगर इंडस्ट्री को सॉफ्ट देंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट हो जाएगा। आज अगर हरियाणा का अगर आप उससे पूछे मेन रिक्वायरमेंट, द फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट वुड बी जॉब्स एंड जॉब्स। दैट इज व्हाट हरियाणा नीड्स। रोजगार के लिए आकाश जी, जैसे रोजगार के लिए सरकार ने भरोसा जताया है प्राइवेट सेक्टर पर, तो क्या लगता है ये जो भरोसा जताया गया है प्राइवेट सेक्टर उस पर खरा उतरेगा? जो यहाँ पर एक्ट लाया गया, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, इसके बाद आपको लगता है कि सरकार की जो घोषणा है बेरोजगारी को दूर करने की, ये पूरी हो पाएगी? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, एक तो जो इंडस्ट्री अपने आप आ रही है, ऑटो पायलट मोड यानी अपने आप आ रही है, वो कुछ रोजगार दे रही है, बट क्या उस रोजगार के लिए हमें प्लान ऑफ एक्शन दिया गया है कि कितनी इंडस्ट्रीज आएंगी, कहां कहां एम्प्लॉयमेंट होगी, कहां कहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी? या इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं? क्या हम स्टॉप्स दे रहे हैं, क्या हम स्टिमुलस दे रहे हैं, क्या हम इंसेंटिव दे रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? खट्टर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं एज ए चीफ मिनिस्टर, बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर है। दूसरा एक जो बड़ा सवाल आ जाता है इस बजट में, जो ग्रोथ दे सकता था, वो हमने बार बार डिमांड की थी। दिस वाज द डिमांड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in टू रिड्यूस डीजल प्राइसेस बाय रिड्यूसिंग वैट। नाउ दैट हैज नॉट बीन डन। अगर वो कर दिया जाता तो उससे भी इंडस्ट्रीज को काफी एडवांटेज होता, बिकॉज बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डीजल कंज्यूम करती हैं। उसके अलावा देखा जाए, हाउसवाइफ हमारी बहनों के लिए इन्फ्लेशन कम हो जाती है, क्योंकि डीजल के ऊपर सारे के सारे जितने भी ईटेबल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे ट्रेवल करते हैं, चाहे दूध हो, सब्जियां हो, दालें हो, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे हो जाता। तो एक तो मेरे हिसाब से जो वैट के अंदर हमने कंसेशन की उम्मीद की थी, बिकॉज आज जो महंगाई है उसमें पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो रिडक्शन नहीं आई। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए कोई सॉफ्ट या इंसेंटिव जो है वो नजर नहीं आए। इंडस्ट्री को ओवरऑल
हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडस्ट्री को कैसे लाया जाए, मेजर प्लांट्स को कैसे लाया जाए, उस चीज को लेके इसके लिए कोई खाका है, कह सकते हैं कि तैयार नहीं किया गया, नहीं रखा गया है। डॉक्टर राजकुमार गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, आप एक उद्योगपति हैं। राजकुमार गोयल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार जिस तरीके से भरोसा जता रही है बेरोजगारी कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर पर, क्या ये भरोसा सरकार का जो है वो पूरा होगा? राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी राजकुमार जी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितना सक्षम हो पाएगा? जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में एक एक्ट लागू पास हुआ है, कानून बना है कि निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण जो है वो हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। क्या लगता है ये एक्ट जो है बेरोजगारी को कम करेगा, या आपको लगता है कि इसके विरोध में आवाजें जो है वो उठेंगी और मुश्किलें पैदा होंगी सरकार के लिए इसके बाद? जी देखिए, प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें अगर हम व्यापार और उद्योग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ढकोसला सरकार का नजर आ रहा है। इस बजट से कुछ दिन पहले प्रदेश के डिप्टी मिनिस्टर ने जो 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को देने की बात कही है प्राइवेट सेक्टर में, वह भी कहीं ना कहीं एक ढकोसला है। जब किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई औद्योगिक नगरी में कोई भी अगर व्यापारी किसी को नौकरी देता है तो पहले ये देखता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे वो काम करता है। ऐसे में क्यों इस प्रकार के दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? और अब जो नया बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है उसमें दावे किए गए हैं कि 50,000 लोगों को हम निजी क्षेत्र में नौकरी देंगे। ये लोग बार बार प्राइवेट सेक्टर की बात क्यों करते हैं? हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई भी आदमी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी ले लेता है। इसमें सरकार की क्या उपलब्धि है? सरकार को ये दिखाना था कि हम अगले साल में, अगले 3 साल में, 4 साल में कितनी नौकरियां सरकारी देंगे और प्राइवेट सेक्टर में हमारी रिजर्वेशन क्या होगी। लेकिन इन दोनों तरफ से अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो दोनों ने प्राइवेट सेक्टर की बात की है। जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 75% हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की बात कही है, वहीं कल जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है उन्होंने भी इसी प्रकार की बात की है कि हम अगले सालों में 50,000 नौकरियां निजी क्षेत्र में देंगे। कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई कि हम सरकारी नौकरियां कितनी देंगे। प्रदेश में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी है। अगर कहीं 10 पोस्टें में चपरासी निकलती हैं तो 10-10 हजार आवेदन आ जाते हैं। ऐसे में प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे कि सरकार के पास जाकर सरकारी नौकरी मांगेंगे? ऐसे में बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि नौकरी के मामले में प्रदेश सरकार ने कहीं भी इस लाइन का जिक्र नहीं किया कि अगले साल में हम कितने लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक नाम का ये इस प्रकार का ढकोसला है। और बात करें अगर हम उद्योगों की और व्यापार की, तो उद्योगों को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। सरकार को चाहिए था कि प्रदेश के जिलों में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं सबको स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर देते, अनेकों प्रकार की घोषणाएं करते। न खुद जींद से होगा, हम जींद की बात करें तो जींद में जो इंडस्ट्रियल एरिया है बिल्कुल बेकार है, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज व्यवस्था ठप है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। रात को 9 बजे के बाद जाने के बाद ऐसे लगता है कि जंगलों में जा रहे हैं, किसी प्रकार की पुलिस की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में किस प्रकार से ये जो औद्योगिक घराने से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर अपना काम करेंगे? किसी प्रकार की कोई घोषणा प्रदेश सरकार ने नहीं की। प्रदेश सरकार को चाहिए था कि इस प्रकार की घोषणाएं करते ताकि प्रदेश में व्यापार बढ़ता, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता। सरकार ने न तो जो मंझले व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा की है और न ही जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उनको लेकर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। चलिए बिल्कुल आगे हम इस पर, राजकुमार जी आगे भी हम आपसे इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊं, मैं चाहूंगी कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना पक्ष रखें। सुरेश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि कांग्रेस तो पहले ही इस बजट को लेकर जो है कई तरह के सवाल उठा चुकी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता और जन जन इस बजट को अपने हरियाणा प्रदेश के विरोध में एक तरह से देखता है और समझता है, और इसके पीछे कारण भी है। यह बजट किसान विरोधी है। कृषि के बारे में, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा रोजगार का केंद्र बन सकता है। और नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों, मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो नोटबंदी थी और उसके बाद जो इन्होंने डबल टैक्स, जैसे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं, जीएसटी लेके आए, उसके कारण जो प्रदेश और देश विनाश की तरफ इन्होंने धकेला है, उसको अगर कंट्रोल करना ये चाहते, अपनी गलती को ये मानते, अपने जो अभी तक इन्होंने गलतियां की है उससे सीखने की कोशिश करती दोनों सरकारें, तो ये खट्टर साहब को, नरेंद्र मोदी जी को भी आदेश देना चाहिए था
कि आप कृषि क्षेत्र को अगर बढ़ावा दोगे तो वहां पर जो 75% की बात मेरे से पहले जो अर्थशास्त्री चैनल के ऊपर मौजूद है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये पहली सरकार है कि निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात करती है। साइना जी, आज तक आपने भी देखा होगा, सुना होगा, सरकार का काम सरकार की नौकरियों से मतलब होता है। उधर नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया कि सरकार बिजनेस नहीं चलाती, सरकार निगरानी रखती है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि यह सरकार है, यह सर्कस है। सरकार की जो काम की बात होती है, जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी की हमेशा नीति रही है और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पीछे बोला है, सबसे पहले किसान, फिर युवा और फिर महिलाओं की सुरक्षा, 3-4 विशेष मुद्दे हैं। और बीजेपी सूर्य जी मैं चाहूंगी कि जो दो बड़ी घोषणाओं के रूप में इस वक्त देखी जा रही है मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं में, वो है शिक्षा और रोजगार। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये साइना जी, रोजगार के ऊपर इन्होंने कोई घोषणा नहीं की। प्रदेश में आज 28% बेरोजगारी है। ये बहुत पूरे देश में, अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो 8% है, लगभग 8% समथिंग, और ये 28 है। कितनी बड़ी गंभीर बात है। और इन लोगों ने उसके ऊपर कोई विशेष मतलब कोई पैकेज नहीं लेके आए, कोई इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देना चाहे इन्होंने। मैंने जैसे कृषि का उदाहरण दिया, कृषि के साथ साथ उद्योग को भी बढ़ावा दे सकती थी सरकार। और जो ये 75% प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरी देने की बात करती है हरियाणा की बीजेपी और जनता सरकार, इनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि प्राइवेट नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। आप कृषि को, उद्योग को अगर बढ़ावा देंगे तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार अपने आप को लोग दे देंगे, जो उद्योगपति हैं, ये जो बड़े किसान हैं, या मजदूर को, छोटे किसान के पास भी रोजगार मिलेगा, वो तालमेल अपना बिठा सकते हैं। सरकार का काम होता है व्यापारी को सुविधाएं देना, टैक्स की सुविधाएं देना। मैं आपको बड़े फैक्ट और तथ्यों के आधार पर बताता हूँ। 60 रुपए का टैक्स नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार पेट्रोल के ऊपर ले रही है। इंडियन ऑयल को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, भारत पेट्रोलियम को सिर्फ 30 या 32 रुपए के आसपास पर लीटर पे मिलता है। तो बातें करते हैं दुनिया भर की। 60% का टैक्स, आज तक 60% का टैक्स मायने रखता है लीटर के ऊपर। एक गरीब आदमी को जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ कर कहीं जाना चाहता है रोजगार के लिए, वो कहाँ से पूरा पड़ेगा? अक्षय जी, बात करते थे जीएसटी की। इन्होंने सरकार को जीएसटी के बारे में क्यों नहीं लेके आए ये लोग? ये कश्मीर से कन्याकुमारी। अक्षय जी, घोषणाओं को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने खुद कहा कि सरकार जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तो कुछ उसने घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकार बेरोजगारी की दर कम हो जाए इसके लिए उस पर निर्भर जरूर कर रही है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार ने, चाहे हम नौकरियों की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, हमारी सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के, पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है। और इस बजट में भी अब 50,000 के करीब जो नौकरियां निकाली हैं कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार मिल सके। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 लाख सक्षम युवाओं को नौकरियों देने के लिए प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाएगा। इसके साथ साथ अक्षय जी, प्राइवेट सेक्टर में ये जो 50,000 नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, ये सुनिश्चित मानी जाए या फिर संभावना एक व्यक्त की गई है? ये सिर्फ एक संभावना बतौर देखा जाए? देखिए, बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा जी, हमारी सरकार जो है ये नौकरी, युवाओं को पहले भी अनेकों क्षेत्रों में नौकरियां देने का काम किया है और आगे भी जो ये 50,000 नौकरियां निकाली हैं, ये अवश्य ही युवाओं को मिलेंगी। और रोजगार के क्षेत्र में हरियाणा को सबसे ऊपर ले जाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे हम खेलों की बात करें, आज हरियाणा प्रदेश को पहली बार खेलो इंडिया होस्ट करने का भी मौका मिला है, जिस हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी के कारण। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आकाश जी। अक्षय जी, मेरा नाम आकाश जिंदल है, इकोनॉमिस्ट हूँ, पूरे इंडिया के सारे नेशनल चैनल्स पे शो करता हूँ। आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, निकाली है। निकाली है का मतलब मेरे दोस्त ये होता है, इफ समबडी अनाउंसेस जॉब, तो क्या आपकी सरकार प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट सर, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट माय क्वेश्चन। So is there any announcement from the government of offer of these jobs? ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं, महज जहां तक मैं समझ पाया हूँ एक पॉसिबिलिटी की बात की गई है
कि वही private मैंने sector पूछा इस तरह कि ये की jobs सुनिश्चित दे की गई पाएगा। है या हमारी फिर सिर्फ सरकार संभावना देने व्यक्त का की जा काम रही है? करेगी नौकरियों को। पहले भी हम बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देने का काम कर रहे हैं युवाओं अक्षय को जी, आप लेकर। सरकारी हमने नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है बात प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दी जाने की हो रही है। मैम जो आप 75 कैसे आकाश जी, करेंगे? आकाश जी, How would you ensure that 50,000 jobs would be given? That's my question. आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि 50,000 नई जॉब जनरेट होगी? How would you ensure this? What is the plan of action? I have high respect for Khattar Saab and the BJP government, but please tell me, my dear friend, what is your plan of action? How would you assure us that 50,000 new jobs would be generated? In which district it will be देखिए, प्रदेश के generated? अंदर Which चाहे हम उद्योगों की industry बात will करें, generate it? नए नए उद्योग लाने को लेकर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्वयं लगे हुए हैं। और उद्योगों में भी हम उन चाहे ये जो 75% नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, उनमें भी युवाओं को अवश्य मौका मिलेगा। जल्दी से मैं चाहूंगी, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, इस पर मैं चाहूंगी हमारे साथ जो उद्योगपति डॉक्टर राजकुमार गोयल जुड़े हैं वो अपनी प्रतिक्रिया रखें। राजकुमार गोयल जी, आपको क्या लगता है इतना आसान है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वो कर पाएगा जिसकी उम्मीद सरकार लगाए बैठी है? जो कानून यहाँ पर सरकार ने लागू कर दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना जो है वो सरल है या कितना कठिन है? ये देखिए, सरकार ने जो दो घोषणाएं की है, घोषणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की है, दूसरी मिनिस्टर की है, दोनों कारगर साबित होती दिखाई नहीं दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी देना और ये घोषणा करना कि इस साल हम 50,000 लोगों को निजी सेक्टर में नौकरी देंगे, इस बात का कोई तमन्ना हो ही नहीं सकता। उन्हें क्या पता कि किस व्यापारी संस्थान में किस उद्योग के अंदर कितनी नौकरियां हैं। उन्होंने किस संस्थान से पूछकर ऐसा डिसीजन निकाला है कि इस बार इतने रिक्वायरमेंट्स है और इस रिक्वायरमेंट के बाद ये लगता है कि प्रदेश सरकार को कि हम 50,000 लोगों को रोजगार दे देंगे। कहीं ना कहीं ये मिथ्या साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर ये सरकार दावा करती या ये घोषणा बजट में करती कि हम हरियाणा सरकार की तरफ से 50,000 नौकरियां देंगे और हमारे पास अलग अलग दफ्तरों से इतनी नौकरियां निकल कर आई हैं, ये पीएन की नौकरी है, ये बड़े पोस्ट की नौकरी है, ये पीओ की नौकरी है, ये सेक्रेटरी की नौकरी है, तब तो हम ये मान सकते थे कि हरियाणा सरकार 50,000 नौकरियां निकालेगी। जी आकाश जी, आती हूँ आपके। लेकिन निजी सेक्टर में इस प्रकार दावा करना कहीं ना कहीं मिथ्या साबित होता दिखाई दे रहा है, सब साबित होता दिखाई नहीं दे रहा। जी आकाश जी, जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है डीजल प्राइसेस। हरियाणा सरकार की, सीएम खट्टर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर बीजेपी, बट आज आपने देखा होगा डेटा आया है इन्फ्लेशन का, पैन इंडिया महंगाई का, आईआईपी इंडस्ट्री का डेटा भी आया है। इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रही है, आईआईपी का डेटा अच्छा नहीं है, तो महंगाई के अंदर पेट्रोल और डीजल सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आज हमारी बहनें जो घर चलाती हैं उनके लिए दाल, सब्जियां, दूध सब महंगे हुए हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट डीजल आ जाता है जिसके ऊपर ट्रेवल करती हैं। किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए डीजल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री डीजल कंज्यूम करती है। तो मेरे क्वेश्चन का आपने रिप्लाई नहीं दिया, व्हाई हैव यू नॉट रिड्यूस्ड वैट ऑन डीजल? यू शुड हैव रिड्यूस्ड वैट ऑन। देखिए, मैं बजट के बारे में मेन आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार अक्षय जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जो सवाल यहाँ पर आकाश जी ने पूछा मैं चाहूंगी आप उसका टू द पॉइंट आंसर करें। की बात हो, हर क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने इस बजट में करोड़ों रुपए देने का काम किया है। पेट्रोल एंड डीजल, माय क्वेश्चन इज अबाउट पेट्रोल एंड डीजल, प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। 4,000 प्लेस कोलों की बात करें, चाहे अक्षय जी आप घुमा फिरा के बात करेंगे यहाँ पर, ये सिर्फ भविष्य की योजनाएं हैं, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? दुगनी करने के लिए सुरेश जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। साइनी जी, जो मैं बीजेपी के मेरे साथी के बात का जवाब देना चाहूंगा, ये बार बार बजट की बजाय एक बिना खर्चे और बिना पर्चे की बात करते नजर आ रहे हैं। मैं इनको ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में जो आज के शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने आज जिनकी वाहवाही कर रहे हैं, इनके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन कंवरपाल गुर्जर जी का विधानसभा में पिए रिश्वत के आरोप में इसी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने निलंबित किया था। ये बिना खर्चे की बात करते हैं। चलिए विधानसभा में कुल मिलाकर जो घोषणाएं की गई हैं उन पर सवाल जो है वो भी उठ रहे हैं कि सरकार ने अगर ये एक्शन प्लान तैयार किया है तो उस पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा, उसका खाका भी सरकार के पास होना चाहिए जो पेश नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश भर में अव्वल नंबर पर है और इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश की गठबंधन सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का फॉर्मूला पेश किया। लेकिन अब इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, जिसमें इस कानून को
कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन बताने के साथ कई और दलीलें देते हुए असंवैधानिक बताया गया है। 15 मार्च को कोर्ट मामले में इस पर सुनवाई करेगा। ऐसे में रोजगार को लेकर की गई मनोहर घोषणाएं धरातल पर कितनी खरी उतरती है, ये कहना फिलहाल जरा मुश्किल है। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।